एक बूढ़ा आदमी रोज कुर्सी की तरह खामोशी में और किसी की उम्मीद के बिना प्रतीक्षा में, जैसे ट्रेन की ट्रैक की पटरी पर बैठा है। उसका नाम कोई नहीं जानता था, मगर बच्चों ने उसे दादाजी कहकर पहचान दी थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठने की उसकी जगह सालों से नहीं बदली थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वो वही मिलता। एक पुरानी थैली जिसमें कुछ सूखे चने, एक बोतल पानी और एक तस्वीर थी। एक औरत की तस्वीर जो अब हल्की हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो औरत कौन थी, लेकिन जब भी वो तस्वीर को देखता, उसकी आंखों में एक ऐसी नमी आ जाती जो बारिश से भी ज्यादा भारी लगती। बात 1965 की थी। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे। दंगे, बंटवारे की कड़वी यादें और टूटते रिश्ते। उसी दौर में उसका सब कुछ छिन गया था। स्टेशन वही था, पटरी वही थी, लेकिन जीवन की दिशा कहीं और मुड़ चुकी थी। उसका बेटा, बहू और एक छोटी सी पोती सब अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने शायद शहर छोड़ दिया था, या शायद कुछ और। शुरू में वो स्टेशन पर उन्हें ढूंढने आता था। हर ट्रेन से उम्मीद लगाता था कि शायद वे लौट आए। लेकिन धीरे धीरे वो इंतजार ही उसकी दुनिया बन गई। अब वो हर चेहरे में उन्हें तलाशता था। उसके जीवन की घड़ी थम चुकी थी, पर उसकी आंखों में एक सवाल ठहरा हुआ था। क्यों गए थे वो बिना कहे? रोज शाम को जब स्टेशन की भीड़ छंटती, तो एक सन्नाटा फैल जाता। यही वक्त होता जब वो तस्वीर को निकालता, उसे साफ करता और कुछ बुदबुदाता। उसके होंठ कुछ कहते थे, मगर आवाज नहीं आती थी। बस उसकी आंखें बोलती थी। उस दिन भी ऐसा ही था, मगर किसी को क्या पता था कि अगली सुबह सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह प्लेटफॉर्म पर हलचल कुछ ज्यादा थी। चाय वाले की आवाज थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी। कुली कुछ डरे डरे से लग रहे थे, और स्टेशन मास्टर का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर। दादाजी हमेशा की तरह बैठे थे, पर उनकी आंखें उस दिन थोड़ी बेचैन थी। रात को किसी ने स्टेशन के एक कोने में संदिग्ध गतिविधि देखी थी। पुलिस को सूचित किया गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई अपराधी छुपा होगा, शायद कोई विस्फोटक मिला है। लेकिन इन सब अटकलों के बीच एक बात सबकी नजर में थी। दादाजी के आसपास ही वो हलचल ज्यादा थी। पुलिस आई, छानबीन शुरू हुई। दादाजी से भी कुछ सवाल पूछे गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी थैली को अपने सीने से लगाए बैठे रहे। जब पुलिस ने थैली खोलने को कहा, तो उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, इसमें सिर्फ यादें हैं साहब, किसी के लिए बेकार, मेरे लिए जिंदगी। थैली में वही पुरानी चीजें निकली, चने, पानी की बोतल और वो तस्वीर। पुलिस वाले कुछ पल चुप रहे। फिर किसी ने धीरे से कहा, छोड़ो, ये आदमी बस अपने अतीत से जुड़ा है, कोई खतरा नहीं। पर उसी शाम एक रहस्यमयी महिला स्टेशन पर आई। उसने सीधा दादाजी के पास जाकर पूछा, क्या आप बलबीर सिंह हैं? सन्नाटा छा गया। वर्षों बाद किसी ने उनका नाम पुकारा था। उस रहस्यमयी महिला का चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ, जैसे बरसों से इंतजार में सोई हों। दादाजी ने धीरे से उसकी ओर देखा, मानो किसी गहरे समुद्र से कोई भूली बिसरी लहर उठ रही हो। तुम? रेखा? महिला की आंखें भर आई। वो एकदम पास बैठ गई। हां, मैं रेखा हूं, आपकी पोती। कुछ पल जैसे वक्त थम गया। आसपास का शोर, ट्रेन की आवाज, लोगों की चहल पहल, सब कुछ धुंधला हो गया। बस वही दो जोड़ी आंखें रह गई, जिनके बीच वर्षों की दूरी और हजारों सवाल थे। दादाजी का गला रुंध गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। रेखा ने धीरे धीरे कहानी बताई। कैसे दंगे में उसके माता पिता मारे गए, कैसे एक सिख परिवार ने उसे बचाया और पंजाब ले गया। उन्होंने नाम बदला, पहचान बदली, पर दिल में दादाजी की तस्वीर कभी नहीं धुंधली हुई। उसे बस इतना पता था कि उसका दादा एक छोटे स्टेशन पर रोज बैठता है, तस्वीर लिए हुए। वो तस्वीर वही पुल थी जिसने उन्हें फिर मिलाया। किसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसे पता चला कि एक बूढ़ा आदमी रोज एक ही तस्वीर लिए स्टेशन पर बैठता है। शक हुआ, खोज शुरू की, और आज वो वहां थी। चौकी से अचानक एक सायरन गूंजा। पास के पुल पर किसी ने कूदने की कोशिश की थी। पुलिस भागी, भीड़ दौड़ी, लेकिन दादाजी और रेखा, वो दोनों न हिले, न बोले, जैसे अब जिंदगी उन्हें जरा भी हिला नहीं सकती थी।
वो चौकी जो वर्षों से उनके इंतजार की गवाह थी, उस दिन उसकी चीख खुशी की थी। यादों की सिसकी रेखा के साथ अब दादाजी का हर दिन थोड़ा और खुलने लगा। बातें जो कभी भीतर बंद थी, अब शब्दों में ढलने लगी थी। प्लेटफॉर्म की पुरानी बेंच पर बैठकर वे बातें करते घंटों। वो दिन याद करते जब रेखा चलना सीखी थी, जब पहली बार उसे स्टेशन पर लाए थे, जब उसकी मां हंसते हुए उन्हें चाय पकड़ा देती थी। रेखा भी अपने हिस्से की सिसकियां लेकर आई थी। जिन लोगों ने उसे बचाया, उनका ऋण वो कभी नहीं चुका सकती, मगर दिल में एक खाली जगह हमेशा बनी रही। दादा की उसने कहा, मैं जानती थी कि आप जिंदा है। कुछ था जो बार बार मुझे खींच लाता था इस स्टेशन की ओर। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक दरार थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तुम गई थी, उस दिन से हर रात मेरी आंखों में वही चेहरा था, तुम्हारा। मुझे लगता था अगली ट्रेन से लौट आओगी। रेल की सीटी बजती और वे दोनों चुप हो जाते, जैसे वो आवाज किसी भूले हुए समय की दस्तक हो। कभी कभी दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते और रेखा उनका हाथ पकड़ लेती। अब मैं यहां हूं दादा, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मगर यह सुख लंबा नहीं टिकता। एक शाम जब स्टेशन सुनसान हो गया, एक गाड़ी स्टेशन पर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे। वे सीधे दादाजी की ओर बढ़े। चेहरे सख्त थे, निगाहें गहरी। रेखा ने घबराकर पूछा, कौन है ये लोग? दादाजी उठे, उनकी पीठ सीधी हो गई। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है रेखा, अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। दादाजी ने अपनी सफाई कभी नहीं दी। वो इंतजार करते रहे कि कोई आए और सच कहे, लेकिन कोई नहीं आया। और अब इतने सालों बाद, जब वो फिर से जीना सीख रहे थे, केस फिर खुल गया था। अब मैं भाग नहीं सकता रेखा, मुझे उस चौकी में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत, मैं साथ चलूंगी। जहां आप जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी। स्टेशन की हवा में एक बार फिर वक्त का धुआं तैरने लगा था। अध्याय 7। अचानक का दागा। दूसरे दिन सुबह रेखा और दादाजी जांच दल के साथ पुराने गांव काली चट्टी की ओर रवाना हुए। रास्ता धूल भरा था और यादों से भी ज्यादा भरा हुआ। वो गांव जहां जिंदगी की आखिरी बार कोई उम्मीद बची थी, अब एक बंजर भूगोल बन चुका था। गांव पहुंचते ही कुछ लोग खामोश खड़े हो गए। एक बूढ़ा आदमी, जिसने कभी बलबीर सिन्हा को देखा था, बोला, इन्हें फिर क्यों लाए हो? इनका तो सब कुछ यही छूटा था। जांच दल ने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू की। सबूतों की तलाश में पुराने कुएं, मंदिर और पंचायत घर छाने गए। रेखा हर जगह दादाजी के साथ रही। उन्हें कोई डर नहीं था, सिर्फ इतना लग रहा था कि कहीं एक बार फिर झूठ जीत न जाए। शाम होते होते गांव के एक लड़के ने एक पुराना संदूक खोज निकाला। उसमें कई दस्तावेज थे, जिनमें से एक चिट्ठी थी जो प्रधान ने मरने से एक दिन पहले लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर मैं कुछ गलतफहमी की वजह से मारा गया तो बलबीर को दोष मत देना, वो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। ये दस्तावेज जांच के लिए ले लिया गया। अब कहानी बदलने लगी थी। लेकिन तभी एक खबर आई। जांच टीम के मुखिया को दिल्ली से कॉल आया था, बलबीर सिन्हा को किसी भी हाल में कल सुबह तक राजधानी ले आओ। ऊपर से दबाव है। रेखा डर गई। उसने पूछा, क्या अब भी सच से बड़ा झूठ है दादा? बलबीर जी ने उसकी ओर देखा। अब नहीं रेखा, अब अगर कोई दागा करेगा तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। अचानक गांव की गलियों में हलचल तेज हो गई। कुछ अजनबी चेहरे घूमने लगे थे। कोई उन्हें ट्रैक कर रहा था। शायद कोई नहीं चाहता था कि यह सच उजागर हो। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव काली चट्टी की सीमाएं सील कर दी गई। चारों ओर पुलिस के वाहन, फोर्स की टुकड़ियां और हेलमेट पहने जवान दिखाई दिए। कुल संख्या 200 पुलिसकर्मी बलबीर सिंह को लेने के लिए आए थे। लेकिन इस बार बात सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं थी। खबर फैल चुकी थी कि किसी ने दशकों पुराने कांड का सच उजागर करने की हिमाकत की है, और ये किसी के लिए खतरे की घंटी थी। रेखा घबरा गई। उसने बलबीर जी से कहा, हमें भाग जाना चाहिए दादा। ये लोग सच के लिए नहीं आए, ये आपको चुप कराने आए हैं। लेकिन बलबीर सिंह शांत थे। उन्होंने अपना पुराना कोट पहन लिया, सिर पर पगड़ी बांधी और बोले, अगर अब भी मैं पीछे हटा तो उस चिट्ठी का क्या होगा जो प्रधान ने मुझ पर भरोसा करके छोड़ी थी? पुलिस चौकी के सामने मीडिया जुट गई थी।
कई पत्रकारों को भी किसी ने सूचना दी थी। लाइव कवरेज शुरू हो गया। रेखा ने भी तय किया, वो कैमरे के सामने जाएगी। वो माइक थाम कर बोली, ये मेरे दादा है। आज तक उन्होंने एक भी अपराध नहीं किया। अगर आप इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो पहले हमें सबूतों की बात करनी होगी और उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाना होगा जो इस देश के सिस्टम ने इतने सालों तक दबा रखी। भीड़ जमा हो गई। कई गांव वाले भी आ गए, जिनमें कुछ ऐसे थे जो जानते थे कि बलबीर सिंह ने क्या सहा था। एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, हमने उस दिन कुछ नहीं कहा, यह हमारी गलती थी। लेकिन आज नहीं, आज ये अन्याय नहीं होगा। हालात बदलने लगे। पुलिस को मजबूरी में प्रेस को ब्रीफिंग देनी पड़ी। जांच अधिकारी ने दबे स्वर में स्वीकारा, बलबीर सिंह के खिलाफ अब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है। हम सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें ले जाना चाहते हैं। लेकिन भीड़ शांत नहीं थी। न्याय की आवाज अब गूंजने लगी थी और इसी आवाज में बलबीर सिंह पहली बार इतने सालों में मुस्कुराए। जैसे जैसे दिन चढ़ा, गांव की हवा में एक बदलाव महसूस होने लगा। जो लोग सालों तक चुप रहे थे अब बोलने लगे। बलबीर सिंह को चौकी ले जाया गया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। साथ थी उसकी पोती रेखा, कुछ बुजुर्ग गवाह और सैकड़ों की संख्या में वो लोग जो कभी सिर्फ तमाशबीन थे। चौकी के भीतर बलबीर सिंह से पूछताछ शुरू हुई। सवाल वही थे जो दशकों पहले अधूरे छूटे थे, लेकिन इस बार जवाब देने वाले अकेले नहीं थे। रेखा ने वो चिट्ठी सबके सामने पढ़ी। गवाहों ने बयान दिए कि कैसे गांव की राजनीति ने बलबीर सिंह को बलि का बकरा बना दिया। एक गवाह हरनाम सिंह ने कहा, हमने झूठ बोलकर इन पर आरोप लगाए। हमें डराया गया था। ये आदमी निर्दोष था। ये वही हरनाम था जो कभी प्रधान के खास लोगों में से था। आज उसकी आंखों में पश्चाताप था। पूरी पूछताछ एक सार्वजनिक सभा जैसी हो गई थी। कई अफसर भी चुपचाप सब देख सुन रहे थे। 24 घंटे के भीतर बलबीर सिंह को पूरी तरह निर्दोष घोषित किया गया। पुराने केस को पुनः समीक्षा के बाद बंद कर दिया गया और दस्तावेजों में ये जोड़ा गया, गलत पहचान और झूठे बयान के आधार पर किया गया आरोप। जब बलबीर सिंह स्टेशन लौटे तो वहां एक छोटा सा स्वागत समारोह हुआ। वही स्टेशन, वही पुरानी बेंच, वही ट्रैक, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। भीड़ तालियां बजा रही थी। मीडिया उनके सम्मान में रिपोर्ट चला रही थी और लोग उन्हें असली नायक कह रहे थे। रेखा उनके पास बैठी थी, अब हमेशा के लिए। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोलने का निश्चय किया, जिसमें सच्चाई की कहानियां संग्रहित की जाएंगी। पहला नाम बलबीर सिंह। बलबीर ने उस दिन तस्वीर को आखिरी बार निकाला, उसे देखा, माथे से लगाया और धीरे से रेखा को सौंप दिया। अब ये तेरे पास रहे। इसमें सिर्फ एक औरत की तस्वीर नहीं है, इसमें इंतजार, प्यार और यकीन बंद है। रेखा की आंखें भीग गई, पर होठों पर मुस्कान थी। एक जिंदगी जो इंतजार में बीती अब सुकून में बहने लगी थी। स्टेशन पर अब भी ट्रेनें आती जाती थी, पर अब वहां एक छोटी सी पट्टिका लगी थी। यहां एक आदमी बैठा करता था जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।